दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत आरओ की पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और दोस्तों इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायो को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट था उसके तहत हम लोग फिजिक्स देख रहे थे, जिसके तहत एक वीडियो दोस्तों चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। यह हमारी फिजिक्स से संबंधित दूसरी वीडियो होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है हमारी दूसरी वीडियो में। दोस्तों हमारा टॉपिक है दूसरी वीडियो का, वह है दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी से है हमारा पहला प्रश्न। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि क्यूरोसिटी रोवर, ठीक है, क्या है, क्यूरोसिटी रोवर है, मैसेंजर है, रुस्तम 1 है और आकाश 2 है। चलिए हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों इसको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमारा जो क्यूरोसिटी रोवर है, ठीक है, यह सुमेल हो जाएगा यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। क्या है, जो हमारा क्यूरोसिटी रोवर है दोस्तों, यह यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, मैसेंजर क्या है दोस्तों, तो मैसेंजर है दोस्तों हमारा, यह है नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। मैसेंजर क्या है, यह है हमारा नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। रुस्तम 1 क्या है दोस्तों, तो रुस्तम 1 है दोस्तों, यह है हमारा डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है। ठीक है, रुस्तम क्या है, डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान। और आकाश 2 क्या है दोस्तों, यह है हमारा टैबलेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से एक बार देखेंगे। क्यूरोसिटी रोवर क्या है दोस्तों, तो यह यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। क्या है, हमारा जो क्यूरोसिटी रोवर है दोस्तों, यह यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। चलिए दोस्तों क्यूरोसिटी रोवर है, यह है हमारा यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। ठीक है दोस्तों, मैसेंजर क्या है, मैसेंजर है दोस्तों नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। और रुस्तम 1 क्या है दोस्तों, यह डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है। और आकाश 2 क्या है दोस्तों, टैबलेट है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग यहां देख लें, ए है दोस्तों 3, 4, 2 और 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों डाविंसी और वेरिटास। क्या है, डाविंसी और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं, यह संबंधित है। ठीक है, डाविंसी और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है, यह संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों शुक्र से। ठीक है, यह संबंधित है हमारा शुक्र से। यहां दिया गया है दोस्तों कि डाविंसी जो है वह शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन की माप करेगा। डाविंसी है यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन की माप करेगा, जबकि वेरिटास जो है दोस्तों वह शुक्र की सतह का मानचित्रण करेगा। तो इस प्रकार डाविंसी और वेरिटास दोस्तों हमारे शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कथन और कारण है दोस्तों। कह रहा है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। ठीक है, कह रहा है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ समय के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। तो यह कथन हमारा सही है दोस्तों। कारण क्या कह रहा है कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। ठीक है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। ठीक है, फिर देखेंगे कथन, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, यह हमारा सही है दोस्तों कथन। फिर कारण कह रहा है, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। दोस्तों यहाँ कथन और कारण दोनों सही, यानी कि कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, दोस्तों कह रहा है कि एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। क्या है, कह रहा है कि एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटा। क्या है,
24 घंटा। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संस्थाएं दोस्तों और वह कहाँ स्थित है, उन स्थान से हमें सुमेलित करना है दोस्तों। इसरो दिया गया है, ठीक है, फिर दिया गया है IUCA, ठीक है, इसरो और IUCA। चलिए और भी पार्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, दिया गया है IUAC बंगलुरु और VSSC नई दिल्ली। ठीक है, चलिए इसका डिटेल हम लोग देख लेंगे दोस्तों, डिटेल क्या क्या दिया गया है। चलिए यहाँ एक बार डिटेल हम लोग देख लेते हैं, नीचे क्या दिया गया है दोस्तों। चलिए, तो इसरो जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, जो हमारा दिया गया है दोस्तों दूसरा IUCA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है दोस्तों, यह है हमारा पुणे में। ठीक है, यह है हमारा दोस्तों पुणे में, यानी कि जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, यह है हमारा पुणे में। ठीक है दोस्तों, और फिर जो दिया गया है IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, यह दोस्तों हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर दिया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो यह केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों ऑप्शन सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए आप लोग, इसरो का मुख्यालय दोस्तों बंगलुरु में स्थित है। जो IUCA हमारा सेकंड नंबर दिया गया है यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स दोस्तों, यह पुणे में है। फिर दिया गया है कि IUAC यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, यह नई दिल्ली में स्थित है। फिर दिया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, यह सही सुमेलित है दोस्तों। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, यह भी सही सुमेलित है। और जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है यह भी सही सुमेलित है। लेकिन जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र दोस्तों दिया गया है, यह श्रीहरिकोटा में ना स्थित होकर यह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ना कि श्रीहरिकोटा में। ठीक है, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र यह श्रीहरिकोटा में स्थित ना होकर दोस्तों बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। क्या है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण। क्या है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों हमारा जेट इंजन कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों जेट इंजन हमारा कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो कि क्या था दोस्तों, कह रहा है कि अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो कि क्या था दोस्तों, एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली। क्या है, एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्ट्रैटेलाइट होता है।
क्या है, कह रहा है कि स्ट्रेटेलाइट होता है। तो स्ट्रेटेलाइट होता है दोस्तों अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। क्या है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित वायुपोत जो होता है दोस्तों वह स्ट्रेटेलाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 10वें नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि GSLV, क्या है, GSLV D2 जो हाल ही में कच्छ में प्रक्षेपित किया गया है। कह रहा है कि GSLV D2 जो हाल ही में कच्छ में प्रक्षेपित किया गया है क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका कोई भी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्या इसका डिटेल है दोस्तों, एक बार डिटेल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। क्या है, GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह त्रिचरणीय यान इनसैट 2 श्रेणी के उपग्रहों 2000 से 2500 किलोग्राम को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। GSLV D2 इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी दोस्तों। इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह GSAT-2 को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उड़ान 8 मई 2003 को संपन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। क्या है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि सोफिया ने। क्या है, ऑप्शन सी यानी कि सोफिया ने नासा का यह अंतरिक्ष यान है दोस्तों जो चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है, सोफिया ने। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न 12वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थान और कार्य। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्थान और कार्य। काकरापार, पोखरन, ठीक है दोस्तों, फिर दिया गया है हमारा थुम्बा और श्रीहरिकोटा। चलिए इसका सही सुमेल दोस्तों यहाँ दिया गया है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, और सुमेल हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। काकरापार दोस्तों है यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है, काकरापार एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरन क्या है दोस्तों, यह परमाणु बम विस्फोट स्थल है। ठीक है, परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा क्या है दोस्तों, तो थुम्बा हमारा रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। क्या है, थुम्बा रॉकेट प्रमोचन केंद्र। और श्रीहरिकोटा क्या है दोस्तों, यह उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है। फिर एक बार, काकरापार दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरन है दोस्तों परमाणु बम विस्फोट स्थल। थुम्बा रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा दोस्तों उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला हमारा नया टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी। देखेंगे हम लोग क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यह होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि नाग जो है दोस्तों यह हमारा एंटी टैंक प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है दोस्तों हमारा नाग, यह इसका सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, नाग क्या है, प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, यह हमारा ऑप्शन सी सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले पेज पे हम लोग देख लेंगे क्या दिया गया है इसके बारे में। चलिए दोस्तों देख लेंगे। दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, दिया गया है दोस्तों त्रिशूल। तो त्रिशूल जो है दोस्तों यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल क्या है हमारी, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता क्या है, 8 से 9 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी देख लेंगे। पृथ्वी है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। ठीक है, फिर देखेंगे अग्नि। अग्नि क्या है दोस्तों हमारी, अग्नि माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, अग्नि जो है दोस्तों यह हमारी माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल है। और नाग क्या है, यह टैंक रोधी
मिसाइल है। ठीक है, फिर देख लेंगे क्या कह रहा है। त्रिशूल जो है दोस्तों यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, फिर है इसकी मारक क्षमता 8 से 9 किलोमीटर। पृथ्वी क्या है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि क्या है दोस्तों, यह माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है, माध्यमिक परास बैलिस्टिक मिसाइल। और नाग दोस्तों यह टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे कि उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27/1/96 को चांदीपुर से किया। क्या है, उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, पृथ्वी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर क्या है, कह रहा है कि आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ब्रह्मोस का नाम दोस्तों रूस में बहने वाली मास्कोवा नदी और भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। क्या है, ब्रह्मोस का नाम दोस्तों रूस में बहने वाली मास्कोवा नदी और अपने भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रूस। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ब्रह्मोस है, क्या है, ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस है दोस्तों एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है, एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप का। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप का परीक्षण दोस्तों 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने किया था। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला हमारे प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, देख लेंगे उसको। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या है, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। क्या है, कह रहा है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आइस क्यूब। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आइस क्यूब। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है हमारे अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है दूरबीन, जो कि विश्व की विशालतम दूरबीन है। क्या नाम है दोस्तों इसका, आइस क्यूब। ठीक है, सही आप लोग याद रखिएगा, आइस क्यूब इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स वाट ने। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने। चलिए बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉन्टेजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, रॉन्टेजन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही। चलिए दोस्तों देखेंगे, पहला है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी दोस्तों 1947 में। ठीक है, फिर कह रहा है डायोड। डायोड की खोज हुई थी दोस्तों 1904 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि SMD सतह पर लगने वाले अवयव, तो इसकी खोज की गई थी दोस्तों 1960 के दशक में। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंटीग्रेटेड परिपथ यानी कि IC की खोज कब की गई थी, IC की खोज की गई थी दोस्तों 1958 में। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा डायोड। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा डायोड, फिर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, फिर हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेटेड परिपथ, फिर हो जाएगा SMD। ठीक है, फिर हो जाएगा SMD। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, BA D और C। BA D और C।
ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में, डायोड की 1904 में, एसएमडी की 1960 में, इंटीग्रेटेड परिपथ की 1958 में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा डायोड, फिर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, फिर हो जाएगा इंटीग्रेटेड परिपथ, फिर हो जाएगा एसएमडी। इस प्रकार सही आंसर बी, ए, डी और सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस स्मृति में, क्या है कि किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रमन प्रभाव दिवस। रमन प्रभाव दिवस। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को दोस्तों रमन प्रभाव की खोज हेतु वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, 28 फरवरी 1930। ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? चलिए दोस्तों रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि को यानी कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न? देखेंगे, कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय भौतिक, क्या है, प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या है? प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो कब दिया गया था? यह दिया गया था दोस्तों 1930 में। ठीक है, 1930 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है दोस्तों होमी जे भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा विविध शुरू होता है, मिसलेनियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुचर्चित गॉड पार्टिकल्स है। क्या है? कह रहा है कि बहुचर्चित गॉड पार्टिकल्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिग्स बोसॉन। ऑप्शन सी हिग्स बोसॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? कह रहा है कि इसमें मूलभूत कण कौन सा है? कह रहा है कि इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मूलभूत कण है, कौन सा है? तो इसमें मूलभूत कण है क्वार्क। ठीक है, क्वार्क। इसमें मूलभूत कण है दोस्तों क्वार्क। सही आंसर हो जाएगा क्वार्क। मूलभूत कण कौन सा? ऑप्शन डी क्वार्क हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, आइसोबाथ गहराई। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा। आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा। ठीक है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। आइसोहेलाइन क्या होता है दोस्तों? आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। जबकि आइसोबार क्या है? समान वायुदाब वाले। आइसोहाइट क्या है? समान ऊंचाई वाले। तथा आइसोबाथ क्या है? समान गहराई वाले। आइसोबाथ दोस्तों यह समान गहराई वाले, आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले और आइसोबार समान वायुदाब वाले। जबकि आइसोहेलाइन जो है वह समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, ना कि बर्फ वर्षा को। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी यह सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। क्या है? एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है दोस्तों ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, एटीएम क्या है? एटीएम से तात्पर्य है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एटीएम से तात्पर्य है, तो एटीएम से तात्पर्य है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम से तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जनक है दोस्तों वह है एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक एफ.डब्ल्यू.
टेलर है दोस्तों। ठीक है, चलिए 7वें नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर तल क्या है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। क्या है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट। क्या है, थियोडोलाइट। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। क्या है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग दोस्तों जो हमारा धुआं होता है उसके घनत्व मापन में होता है। ठीक है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग दोस्तों निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है धुआं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा धुआं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने फिजिक्स के पूरे प्रश्नों को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब कल दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।